हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है जनरल साइंस का गति। तो हम इन निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे। विरामावस्था क्या होती है, गतिमान अवस्था क्या है, निर्देश बिंदु क्या होता है, दूरी और विस्थापन जब वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गति। जब हम गति की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम अपने विज्ञान को देखिए, समझने का सबसे अच्छा तरीका हम जब अपने आसपास देखते हैं। तो जब हम गति की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास दो तरह की चीज़ें दिखाई देती है। एक तो वस्तुएं जो वो होती है विराम अवस्था में, और दूसरी वस्तुएं जो वो दिखाई देती है हमें गतिमान या गतिशील। तो देखिए विराम अवस्था का मतलब क्या है, यानी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो आपको अपनी जगह पर ही पड़ी हुई दिखाई देती हैं, यानी उनकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो आप उनको देखोगे तो वो अपनी जगह ही आपको पड़ी हुई दिखाई देगी जब तक उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर पेन है, ये एक निर्जीव वस्तु, अगर ये मेरी हथेली पर रखी हुई है, आप इसका समय जो वो नोट करते जाएं, आप 0 सेकंड पे देखें, 10 सेकंड पे देखें, 20 सेकंड पे देखें, आपको ये यही मिलेगी। कब तक? जब तक आप इस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो इस मार्कर पेन की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के सापेक्ष, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो पेन है या ये वस्तु जो वो क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है ना। दूसरी बात, गतिमान का मतलब क्या है? गतिमान का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, तो उस वस्तु को हम ये कहेंगे वो वस्तु गतिशील है या क्या है, गतिमान है। तो इसके लिए अपन एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, वो है गतिशील। तो विराम अवस्था की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। ठीक है। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो टेबल या हम लिख सकते हैं कुर्सी, किताब, ये सभी क्या है भाई, ये सभी विराम अवस्था में है। ठीक है। तो एक बार पुनः देखिए, विराम अवस्था का मतलब क्या है, यानी यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु क्या कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है। अब देखिए अगर हम गतिशील की बात करें तो ये जस्ट इसका उलट हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील कहलाती है। ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, कोई मान लीजिए दौड़ता हुआ व्यक्ति है, तो वो कैसा है, गतिशील है, दौड़ता हुआ व्यक्ति। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं चलती हुई बस, वो भी क्या है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम गति की बात करेंगे तो मोटे तौर पर हम दो स्थितियों को देखते हैं, विराम अवस्था और गतिमान या गतिशील अवस्था। ठीक है। आगे देखिए, ये गति जो है, ये गति दो तरह से होती है, यानी एक तो होती है प्रत्यक्ष, एक गति क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष गति, और दूसरी हो जाएगी अप्रत्यक्ष गति। अप्रत्यक्ष गति। तो देखो, प्रत्यक्ष गति का मतलब है कि ऐसी गति जिन्हें हम सीधे
अनुभव करते हैं या सीधे हम देखते हैं, वो तो हो जाएगी प्रत्यक्ष गति, जो हमारे सामने ही घटित होती है। जैसे मान लो कि चलती हुई ट्रेन है, उदाहरण की बात करें, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन की गति जो वो कैसी है भाई, प्रत्यक्ष गति है, यानी हम इसको अनुभव कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं कि हाँ भाई ट्रेन जो वो चल रही है। इस गति को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष गति कहेंगे। लेकिन कुछ गतियां जो है वो अप्रत्यक्ष भी होती है, जिन्हें हम अनुभव तो नहीं कर सकते, न हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनके जो प्रभाव है वो हमें जब दिखाई देते हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ भाई अप्रत्यक्ष गति हुई है। उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, ये गति कैसी है, अप्रत्यक्ष गति है। क्यों है, क्योंकि देखो पृथ्वी जब घूमती है तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन जब हम उसके प्रभाव को देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है भाई, दिन व रात का बनना, तो ये वाला प्रभाव जो है वो हम महसूस करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है। इसका मतलब यहाँ पृथ्वी की गति तो हो रही है, लेकिन वो हम सीधे तौर पर उसे नहीं देख पाते हैं। तो ये जो पृथ्वी का घूर्णन है वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष गति का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगर हम एक और उदाहरण लिखें तो हवा का चलना। देखो हवा जब चलती है तो आसपास पेड़ पौधे जो उनके पत्ते जो हैं वो हिलते डुलते हैं, तब हमें पता लगता है कि भाई हवा जो है वो चल रही। तो हवा का चलना भी कैसा है, अप्रत्यक्ष गति का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से गति की मोटा मोटी बात हमने कर ली है। विरामावस्था क्या होती है, गतिशील क्या होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गति क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब गतियाँ किस तरह की होती है। बहुत सारी वस्तुएं जो वो अलग अलग तरह से गति करती है, उस हिसाब से गतियों के प्रकार हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो गति के प्रकार जो है वो हम यहाँ 4 तरह के प्रकार देखते हैं। देखिए पहला है सरल रेखीय गति, दूसरा हो जाएगा घूर्णन गति, तीसरा हो जाएगा वर्तीय गति, चौथा हो जाएगा कंपन या दोलन गति। तो वस्तु किस प्रकार से गति कर रही है उसके आधार पर इन गतियों को अलग अलग नाम दे दिया गया है। सरल रेखीय गति की बात करें तो देखिए सरल रेखा, यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ ए पॉइंट पे थी और कुछ समय बाद में एक सरल रेखा के अनुदिश विस्थापित होते हुए वो कहाँ आ गई, बी पर आ गई, तो उसका पथ देखिए आप कैसा बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है। तो ऐसी गति जो है वो क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, घूर्णन गति की बात करें तो अगर आप अपने कमरे में देखोगे तो आपके कमरे में जो है वो पंखा जो है वो लगा होता है। ठीक है, पंखा क्या करता है भाई, पंखा जो है वो अपनी ये जो अक्ष है उसके परितः घूर्णन करता है। ऐसा तो नहीं है कि पंखा जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है, वो बिल्कुल अपने अक्ष के परितः घूमता रहता है। तो जो पंखे की गति है वो कैसी गति हो जाएगी, घूर्णन गति। अगर इसकी ये तो हो गया इसका उदाहरण। और यहाँ भी अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक सीधी सड़क पर कार की गति। ठीक है, तो घूर्णन गति में क्या होता है, वस्तु जो है वो अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है। वर्तीय गति की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई वर्ताकार पथ है, ठीक है, ये इस तरह का वर्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या r है। अगर इस वर्ताकार पथ पर कोई पिंड या कोई वस्तु जो वो गति करती है तो उसकी गति जो है वो कैसे कहलाएगी, वर्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए कंपन या दोलन गति। कंपन या दोलन गति में क्या होता है, आपने सभी ने जो दीवार घड़ी आती है उसके अंदर एक पेंडुलम देखा होगा, और वो पेंडुलम जो वो इस तरह से अपनी ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है, यानी मध्य स्थिति है। और ये पेंडुलम जो है वो अपनी इस मध्य स्थिति के इर्द गिर्द ऐसे और इस तरह से गति करता रहता है, यानी यूँ चलता रहेगा ये। तो इस तरह की जो गति होगी वो होगी कंपन या दोलन गति। तो देखिए गति के प्रकार हमने पढ़े, 4 तरह की गतियां हैं। सरल रेखीय गति, यदि उस गति करने वाली वस्तु का पथ जो वो सरल रेखीय हो तो हम उसे सरल रेखीय गति कह देंगे। अगर वो किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है तो उसे वो घूर्णन गति कहलाएगी। वर्तीय गति का मतलब है अगर वो वर्ताकार पथ पर कोई पिंड जब वो गति कर रहा है तो वो वर्तीय गति होगी, और अपनी वो मध्य स्थिति के इर्द गिर्द
कंपन करता है या दोलन करता है तो उसे हम कंपन या दोलन गति कह देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निर्देश बिंदु, या इसी को हम कहते हैं मूल बिंदु। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं भाई। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए आवश्यक बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, हम ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम इसको समझते हैं कि भाई निर्देश बिंदु या मूल बिंदु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है। अब मैं ये कहूँ कि इस व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप दूरी कब माप पाओगे भाई? दूरी आप तब माप पाओगे, अब जैसे मैंने ये कहा कि इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सर कहाँ से मापना है, ठीक है ना। तो जब तक मैं आपको कोई पॉइंट नहीं दूंगा तब तक आप इसकी गति को नहीं माप पाओगे, इसकी दूरी को नहीं माप पाओगे। जैसे मान लो मैं कहूँ कि हाँ भाई इस व्यक्ति की दूरी जब वो इस ए पॉइंट से मापनी है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसका निर्देश बिंदु, और फिर आप आसानी से इसकी दूरी को माप सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसकी दूरी जो है वो यहाँ से मापनी है बी पॉइंट से, तो इसका ये जो है वो क्या हो जाएगा, निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। यहाँ भी हो सकता है सी पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि स्थिति को बताने के लिए हमें कोई ना कोई निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसे हम किसी और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक बड़े शहर में आप गए, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक जयपुर है, जयपुर शहर है ये। अब अगर आप इस जगह पर रहते हैं जयपुर में, और आपका कोई मित्र आता है, ठीक है, और आपकी उससे फ़ोन पर बात होती है और वो पूछे कि आप कहाँ, और आप ये कह दो कि भाई मैं जयपुर में हूँ, तो क्या वो आपको ढूंढ पाएगा? वो बिल्कुल इतने बड़े शहर में आपको नहीं ढूंढ पाएगा। तो आपको अगर अपनी लोकेशन बतानी है, आपका मित्र आप तक पहुँचेगा कब? जब आप उसे कोई मूल बिंदु या निर्देश बिंदु बताओगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस जयपुर शहर में मान लो मैं हूँ और मेरे मित्र को मुझसे मिलना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कोई जो फेमस जगह होगी उसका लोकेशन मैं उसको बता दूँगा। भाई मान लो कि मैं ये कह दूँगा कि मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ, ठीक है, तो वो बंदा आसानी से पहुंच जाएगा यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं सिनेमा हॉल के पास हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, यानी वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है। अगर आप ये कह दो कि भाई मैं बस स्टैंड के पास हूँ, ठीक है, तो आप तक पहुँच कब होगी, जब आप कोई उसे एक निर्देश बिंदु दोगे। तो आपको जब अपने मित्र को बुलाना है तो आपको कोई ना कोई पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें मूल बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये इसकी आप डेफिनेशन ध्यान रखें और साथ साथ लिखते ज़रूर रहें, और पूरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब तक आप कोई चीज़ पूरी नहीं देखेंगे और लिखेंगे नहीं, तो वो आपके तब तक स्थायी मेमोरी में नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना दूरी व विस्थापन। पहले इसे समझेंगे फिर लिख लेंगे अपन, दूरी व विस्थापन। तो देखिए दूरी व विस्थापन क्या होते हैं। मान लीजिए इसके लिए अपन को 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये मेरा घर है, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ ए पॉइंट, यानी ये जहाँ से हम यात्रा आरंभ करते हैं वो तो हो जाएगा आरंभिक बिंदु, ठीक है। और जहाँ मैं अपनी इस यात्रा को ख़त्म करूँगा वो मान लीजिए क्या है, स्कूल है, ये हो जाएगा बी पॉइंट, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, अंतिम बिंदु। अब देखो, यानी घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मान लीजिए आप इस रास्ते से जाते हैं, या ये रास्ता भी आप कई बार यूज़ कर लेते हैं, या आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले की दूरी होती क्या है, आप घर से निकले और स्कूल पहुँचे, आपने जिस पथ को चुना, जिस रास्ते को चुना, उसकी जो टोटल लंबाई होगी उसी को हम दूरी कहते हैं। मान लीजिए आपने इस रास्ते को चुना, तो ये पूरे रास्ते या पथ की जो भी टोटल लंबाई है उसे आप माप लो, वही आपकी क्या होगी, दूरी। तो हम क्या कह सकते हैं, दूरी क्या होती है, दूरी के लिए हम लिख सकते हैं पथ की कुल लंबाई। पथ की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं।
ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पथ लिया, दूरी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। जैसे ही आप आरंभिक बिंदु से एक कदम भी चलोगे तो दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक ही आएगी, चाहे वो कम हो मान में, लेकिन वो धनात्मक ही आएगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दूरी की। अब विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन के लिए दो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो ध्यान से सुनिए कि विस्थापन क्या होता है। दो बिंदु यानी आरंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी, न्यूनतम सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी अगर आपको विस्थापन ज्ञात करना है तो आपके लिए केवल यही एक रास्ता है। दूरी के लिए देखो बहुत सारे रास्ते, आप कहीं से भी होकर जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन की जब आप बात करोगे तो अंतिम बिंदु और आरंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम सीधी दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है। अब मैं दूरी और विस्थापन जो है वो बारी बारी से लिख देता हूँ। परिभाषा की बात करें तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी परिभाषा। दूसरी बात कि दूरी का मात्रक, यानी दूरी को हम मापेंगे किस में? तो दूरी का मात्रक जो है वो होता है विज्ञान में या फिजिक्स में बात करें तो मीटर। अगर दूरी ज़्यादा है तो हम किलोमीटर में भी मापते हैं, तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या है कि इसको ऐसी भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। यानी अगर मैं कहूँ कि घर से स्कूल की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ सिर्फ परिमाण बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दिशा की कोई बात नहीं की है। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो क्या कहलाती है? अदिश कहलाती है। और परिमाण का मतलब होता है उस भौतिक राशि का अंकीय मान, ठीक है ना। जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अंकीय मान है, और ये अंकीय मान इसका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए चौथा पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है। तो ये दूरी के बारे में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे देखिए, फिर हम विस्थापन के बारे में लिखते हैं। विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे? आरंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो हो जाएगी परिभाषा। फिर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मात्रक जो है, विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। और फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब यानी दिशा सहित, यानी इसमें परिमाण तो होगा और साथ में आपको क्या बतानी पड़ेगी? दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक हो वो सदिश होती है, ठीक है। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। देखिए, ऋणात्मक का मतलब है कि विज्ञान में अगर दिशा जो है वो विपरीत हो तब उस विस्थापन को हम क्या कह देते हैं? ऋणात्मक कह देते हैं, ठीक है। तो ये दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया। एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे, नोट डाल के लिख लेना कि दूरी जो है, दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं आएगा। दूरी या विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन को आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण की सहायता से, एक अंकित प्रश्न की सहायता से दूरी और विस्थापन को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास एक पैमाना दे रखा है और ये O पॉइंट से शुरू होता है और इस पैमाने पर यहाँ मार्किंग कर रखी है 10, 20, 30, 40 और 50 और यहाँ अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं A, B, C और ये इसका 0 पॉइंट है। ये जो नीचे डिस्टेंस है वो किस में है? मीटर में। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और उसकी जो है हम गति की बात करते हैं। ये व्यक्ति O पॉइंट से चलना शुरू करता है। सबसे पहले ये A पर आता है, फिर B पर जाता है और लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है? C पर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यक्ति द्वारा तय दूरी कितनी होगी, तो देखो तय दूरी का मतलब क्या है कि इसने जितना भी चला है उस पथ को आप जोड़ लें। तो ये देखो 0 से पहले चला 30, 30 से फिर कहाँ गया? लास्ट पॉइंट इसका क्या है? C है और ये दूरी कितनी है? 50। इसका मतलब उस व्यक्ति की तय दूरी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि वो पहले तो C पर आता है, ठीक है, और C पर आने के बाद में वो वापस A की ओर चला जाता है, तो इस स्थिति में तय दूरी क्या हो जाएगी भाई? इस स्थिति में तय दूरी हो जाएगी, देखो O से लेकर C तक 50 और फिर यहाँ 50 से कहाँ चला वो? 30 पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20। तो यानी 50 प्लस 20 कितना हुआ? 70 मीटर। अब मैं कहूँ कि उस व्यक्ति की आरंभिक बिंदु तो है O, ठीक है, और लास्ट में वो कहाँ आके रुका? A पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन के लिए हमेशा हमें आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देखना होता है। तो देखिए अंतिम बिंदु है 30 और आरंभिक बिंदु कितना है? 0। तो 30 माइनस 0, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 30 मीटर। ठीक है, तो इस तरह के हम आंकिक प्रश्न भी कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक जो है वो फिर आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।